सामाजिक विज्ञान के उपविषय भूगोल का जो पहला लेसन संसाधन एवं विकास, इसका कुछ भाग शेष बचा था, उसको लेकर के आए हैं। अभी हमने आपको संसाधनों के प्रकार बताए थे। आज हम आपको बताते हैं भू संसाधन क्या है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भू संसाधन होता क्या है। भू मतलब भूमि। भूमि को ही हम भू संसाधन कहते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितने भी जीव जंतु विचरण कर रहे हैं, उनका जीवन मरण है, सभी का भू संसाधन अर्थात भूमि पर ही उनका जीवन मरण होता है। जीव जगत के लिए भू संसाधन को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि ये हमारे लिए विशेषकर महत्वपूर्ण होती है। तो भू संसाधन अर्थात हमारी भूमि पर कई प्रकार के स्थलाकृतियां हैं, जहां पर आपको कुछ पठार मिलेंगे, कुछ मैदान मिलेंगे और कुछ पर्वत भी मिलेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं पठार। पठार अर्थात जो समतल मैदानों से ऊपर उठा हुआ क्षेत्र होता है और पर्वतों से नीचे, उसे हम पठार कहते हैं। हमारे भूमि पर 27% भाग में पठार है। कितने? 27% भाग में पठार है। और मैदानी क्षेत्र देखें तो 43% है, और पर्वतीय क्षेत्र अगर देखें तो 30% पर्वतीय क्षेत्र है। पर्वतीय क्षेत्रों को और पठारी क्षेत्रों को छोड़ करके मैदानी क्षेत्र या जहां पर समतल मैदान है, वहां पर सबसे अत्यधिक खेती की जाती है। खेती तो पठारी क्षेत्रों में भी होती है, लेकिन मैदानी क्षेत्रों की अपेक्षा कम खेती होती है या कम कृषि करते हैं। अगला आता है मृदा संसाधन। मृदा का मतलब होता है मिट्टी। मृदा का मतलब क्या है? मिट्टी। तो मृदा संसाधन बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसमें देखिए मृदा का, तो हम सबसे पहले मृदा के बारे में आपको बताते हैं। तो मृदा संसाधन है क्या? हमारी जितनी भी कृषि की उपजें होती हैं, चाहे वो दाल हो, गन्ना हो, कपास हो, पेड़ पौधे हो, घास हो, सभी के लिए ये मृदा महत्वपूर्ण होती है। मृदा मतलब मिट्टी, क्योंकि चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे कोई भी फसल हो, सभी मृदा में ही उपजते हैं। तो मृदा को हम कई भागों में बांटते हैं, अर्थात ये निश्चित है कि 6 भाग हैं इसके। तो 6 भागों को आज हम पढ़ेंगे। तो मृदा का वर्गीकरण सबसे पहले है जलोढ़ मिट्टी। इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में भी थोड़ी सी जानकारी दी थी। जलोढ़ मिट्टी क्या होती है? जलोढ़ मिट्टी जो कि पर्वतीय क्षेत्रों से नदियां बह करके पानी जब बह करके आता है, तो उनमें कुछ मिट्टी की मात्रा मिली होती है, कुछ कण मिले हुए होते हैं। जब तीव्र धारा पर्वतों से नीचे उतरते समय नदियों की जब तीव्र धारा होती है, तो उस समय उस पानी में कुछ कण पाए जाते हैं। जब ये मैदानी क्षेत्रों में पानी आता है, नदियां जब मैदानी क्षेत्रों में आती हैं, तो मैदानी क्षेत्रों में ये कंकड़ स्थल पर बैठ जाते हैं, कह सकते हैं भूमि पर बैठ जाते हैं। तो वो जो परत जम जाती है भूमि पर, वही जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। जलोढ़ मिट्टी में पोटास, फास्फोरस और चूना होने के कारण या ये कण पाए जाते हैं, ये तत्व पाए जाते हैं, पोटास, फास्फोरस और चूना। इस कारण से इस मिट्टी को सबसे अत्यधिक उपजाऊ मानी गई है। कभी कभार ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है कि सबसे अत्यधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, तो जलोढ़ मिट्टी सबसे उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी जितना भी उत्तर का विशाल मैदान है, उन क्षेत्रों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी के लिए एक क्वेश्चन और आता है 2-2 नंबर का, कभी कभार पूछ लिया जाता है, खादर और बांगर। तो सबसे पहले बांगर देखेंगे, हमने लिख भी दिया है और पिछले वीडियो में भी बताया था, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
बांगर मिट्टी क्या होती है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को ही बांगर मिट्टी कहा जाता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी मतलब जहां पर प्रत्येक वर्ष बाढ़ नहीं आती है, एक बार बाढ़ आ गई, एक बार में पानी जब भर जाता है, पता चला कि 5-5, 4, 10 साल तक उस जगह पर प्रत्येक बरसात के या वर्षा ऋतु में पानी नहीं आता है उस क्षेत्र में, तो वही पुरानी परत जमी रहती है, उसे हम पुरानी जलोढ़ मिट्टी अर्थात बांगर कहते हैं। और जब जहां जिन क्षेत्रों में बाढ़ प्रत्येक वर्ष आती है वर्षा ऋतु में, वहां पर एक नई परत जम जाती है, मिट्टी की जो नई परत जम जाती है उसे हम नई जलोढ़ मिट्टी या खादर मिट्टी के नाम से जानते हैं या उसे खादर मिट्टी कहते हैं। तो खादर बांगर समझ गए होंगे, पुरानी जलोढ़ मिट्टी है बांगर और नई जलोढ़ मिट्टी खादर। ये जलोढ़ मिट्टी गेहूं है, चावल है, मटर है, चना है, अर्थात जितनी दलहन की फसलें हैं, इन फसलों को उगाने के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है, या कह सकते हैं जलोढ़ मिट्टी में चावल, गेहूं, गन्ना, दलहन आदि फसलें उगाई जाती हैं। अब अगला आता है काली मिट्टी। काली मिट्टी, इसका रंग काला होता है। ये मिट्टी कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम और पोटास के तत्व इसमें पाए जाते हैं। ये मिट्टी भी उपजाऊ होती है। माना जाता है कि कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि इस मिट्टी में पानी सोखने की क्षमता अत्यधिक होती है। और जब इसमें काली मिट्टी जब सूख जाती है, खेतों में जब सूख जाती है तो उसमें दरारें पड़ने लगती हैं, अर्थात जब ये काली मिट्टी में नमी की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, अर्थात पानी युक्त करने पर ये मिट्टी चिकनी हो जाती है, चिकनी काली मिट्टी। तो ऑब्जेक्ट में भी क्वेश्चन आता है कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो काली मिट्टी। काली मिट्टी में कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम और पोटास के तत्व पाए जाते हैं। ये मिट्टी किन क्षेत्रों में पाई जाती है? तो दो प्रमुख क्षेत्र हैं इस मिट्टी के। कौन कौन से हम आपको लिखे भी दे रहे हैं। काली मिट्टी के दो क्षेत्र हैं, एक तो है महाराष्ट्र और गुजरात। महाराष्ट्र और गुजरात काली मिट्टी के महत्वपूर्ण क्षेत्र माने जाते हैं। इसके साथ ऐसा नहीं है कि गुजरात और महाराष्ट्र में ही काली मिट्टी पाई जाती है, तो गुजरात महाराष्ट्र के अलावा अपने उत्तर प्रदेश में भी काली मिट्टी पाई जाती है, मध्य प्रदेश में भी काली मिट्टी पाई जाती है, और कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर काली मिट्टी मिल जाएगी। तो गुजरात और महाराष्ट्र में सबसे अत्यधिक काली मिट्टी है। इस कारण से महाराष्ट्र और गुजरात जैसे क्षेत्रों में कपास सबसे अधिक उत्पादन होता है। आगे मानचित्र में भी पढ़ेंगे तो उसमें महाराष्ट्र और गुजरात कपास के दो क्षेत्र अगर आ जाता है, कपास कहाँ उगाई जाती है, या कपास के किन्हीं दो क्षेत्रों के नाम, या काली मिट्टी के दो क्षेत्र, तो गुजरात और महाराष्ट्र आपको याद रखना है। अब आता है लाल और पीली मिट्टी क्या है। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि लाल मिट्टी और पीली मिट्टी, लाल मिट्टी क्या है और पीली मिट्टी क्या है। देखिए, लाल और जो पीली मिट्टी है ये उड़ीसा, छत्तीसगढ़ जैसे क्षेत्रों में पाई जाती है। इस लाल मिट्टी का जो निर्माण है वो ऋतु परिवर्तन के कारण होता है। उष्णकटिबंधीय जब मानसूनी वर्षा होती है, या कह सकते हैं कि ऋतु में परिवर्तन या मौसम में जब बदलाव होता है, तब इस मिट्टी का हुआ होगा, मतलब होता है नहीं, हुआ होगा, तब ये लाल मिट्टी का निर्माण हुआ होगा। पीली मिट्टी का मतलब है कि जैसे ही पानी की जो उपयुक्तता है उसकी अत्यधिकता के कारण पीली मिट्टी का भी निर्माण हुआ है। इसी के साथ ही पीली मिट्टी उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के साथ साथ कई ऐसे दक्षिणी राज्य भी हैं जहां पर ये लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है। अब आता है लैटेराइट मिट्टी। लैटेराइट मिट्टी सबसे उपयुक्त कहवा मतलब कॉफी के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, जो कि उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के कुछ भागों में पाई जाती है। लेकिन कॉफी का जो उत्पादन होता है वो केरल और कर्नाटक में सबसे अत्यधिक होता है, अर्थात कह सकते हैं केरल और कर्नाटक कॉफी के लिए या कहवा के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इसलिए निश्चित है कि केरल और कर्नाटक में भी लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। अब आता है मरुस्थलीय मिट्टी।
नाम से ही पता चल रहा है, मरुस्थलीय मिट्टी, अर्थात मरुस्थलीय क्षेत्रों में ये मिट्टी पाई जाती है। तो मरुस्थलीय मिट्टी जो है, जहां पर रेतीला इलाका है, अर्थात राजस्थान के, जो राजस्थान है पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ, वहां पर रेत ही रेत पाई जाती है। उस रेतीले क्षेत्र में ही, या उस रेतीले क्षेत्र को ही हम मरुस्थलीय क्षेत्र या मरुस्थलीय मिट्टी का क्षेत्र कहते हैं। ये मिट्टी लाल और भूरे रंग की होती है, जो कि इसमें उपजाऊ शक्ति बहुत कम होती है। उपजाऊ शक्ति बहुत कम होने का कारण यही है कि इसमें ह्यूमस की कमी आती है। ह्यूमस जो नमी होती है उसमें उसकी कमी पाई जाती है, इस कारण से ये मिट्टी उपजाऊ नहीं होती है। दूसरा ये भी है कि इस मिट्टी की, या रेतीले क्षेत्र जो है या मरुस्थलीय मिट्टी है, इसमें बाष्पन दर बहुत अत्यधिक है, अर्थात बहुत तेज धूप पड़ती है। इस कारण से इस मिट्टी में नमी नाम मात्र ही से बचती है, कह सकते हैं बहुत ही कम नमी होती है। इस कारण से ये मिट्टी उपजाऊ नहीं होती है। ये इस मिट्टी में ज्यादातर कटीली झाड़ियां, ऐसी फसलें, मोटे अनाज हैं जिनमें बहुत ही कम पानी की जरूरत होती है या जल की जरूरत होती है, वहां पर ये फसलें उगती हैं। वैसे तो मरुस्थलीय क्षेत्र में ज्यादातर कटीली झाड़ियां ही पाई जाती हैं, बड़े बड़े वृक्ष भी नहीं मिलेंगे। अब पर्वतीय मिट्टी क्या है? पर्वतीय मिट्टी नाम से ही पता चल रहा है कि हाँ, और उसका क्षेत्र देख लीजिए, क्षेत्र क्या है? राजस्थान। राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र लिखेंगे, राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र, राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र, राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में ये मिट्टी पाई जाती है। अब आता है अगला, पर्वतीय मिट्टी क्या है? तो देखिए पर्वतीय मिट्टी नाम से पता चल रहा है कि पर्वतों पर पाई जाने वाली मिट्टी को ही हम पर्वतीय मिट्टी कहते हैं। अर्थात पर्वत कहाँ कहाँ है भारत के कौन कौन से क्षेत्रों में, ये भी सब लोग शायद जानते होंगे कि पर्वत कहाँ पर हैं। तो सबसे पहले हम मानचित्र में हमने आपको एक दिन बताया था, जैसे जम्मू कश्मीर उत्तरी भाग में हिमालय क्षेत्र है, उत्तर से लेकर के उत्तराखंड होते हुए सीधे अरुणाचल, चंद्राकार है ना, चंद्राकार ऐसे, ठीक, बल्कि हम तो ये कहेंगे इस टाइप से है, जैसे मान लीजिए ये जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर से सीधा अरुणाचल तक है, चंद्र अर्ध चंद्राकार के रूप में फैला हुआ है। तो इन क्षेत्रों में पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है, जो कि कौन कौन से राज्यों में है? जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल और अरुणाचल के साथ साथ अन्य कई ऐसे प्रदेश हैं जहां पर पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। पर्वतीय मिट्टी किसके लिए महत्वपूर्ण है? पर्वतीय मिट्टी पर ज्यादातर वन उगते हैं, वन, क्योंकि यहाँ पर खेती तो बहुत ही कम होती है, सीढ़ीनुमा खेती हो जाती है। कई जगहों पर पर्वतों को काट करके सीढ़ीनुमा बना लिया जाता है, उस पर खेती की जाती है, लेकिन ये मिट्टी ककड़ीली होने के कारण बहुत अत्यधिक उपजाऊ नहीं होती है। इस कारण से यहाँ पर सबसे अत्यधिक वन मिलते हैं, जैसे हिमालय क्षेत्र, हिमालय पर सबसे अधिक आपको वन मिलेंगे। अब संसाधनों का संरक्षण क्या होता है? हाँ, एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन आपको अपनी तरफ से बता देते हैं। कभी कभार ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मृदा अपरदन क्या है, 2 नंबर का पूछ लिया जाता, मृदा अपरदन क्या है? तो मृदा अपरदन मिट्टी के कटाव या बहाव को ही हम मृदा अपरदन कहते हैं। इन्हीं क्वेश्चन में पढ़ने से ही क्वेश्चन निकल के आ जाता है कभी कि मृदा अपरदन क्या है, कोई पूछ लेता है या एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो मृदा अपरदन का आपको ध्यान रखना है कि मिट्टी के कटाव या बहाव को ही हम मृदा अपरदन कहते हैं। अब है संसाधनों का संरक्षण। देखिए, कोई भी संसाधन हो, चाहे वो भूमि हो, चाहे कोयला हो, खनिज तेल हो, कोई भी संसाधन हो, सभी संसाधन हमारे पास निश्चित मात्रा में है। ऐसा नहीं है कि संसाधन हमारे पास बहुत अपार हो। अगर आप इनको, बल्कि संसाधन को आप अपनी आवश्यकता के अनुरूप, आवश्यकता के अनुसार अगर खर्च करें तो बहुत ही लंबे समय तक ये हमारा साथ देंगे, अर्थात कह सकते हैं बहुत ही लंबे समय तक ये खर्च नहीं होंगे या बहुत ही लंबे समय तक ये चलते रहेंगे। लेकिन हम अत्यधिक लालच के चक्कर में या अत्यधिक लालच से हम इन संसाधनों का, या कह सकते हैं संसाधनों को हम बहुत अत्यधिक उपयोग कर रहे हैं। मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए बिजली है, बिजली का उपयोग ये नहीं कि कमरे में कोई है ही नहीं और पंखा चल रहा है,
तो उसका तो मतलब बिल्कुल बेकार है। तो इस प्रकार से संसाधनों का उपयोग हमें नियंत्रित रूप से करना चाहिए, तो ये निश्चित है बहुत ही समय तक ये चलेंगे। तो संसाधनों का संरक्षण हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि संसाधनों के बिना हमारे जीवन की रूपरेखा ही बदल जाएगी। अगर संसाधन जब तक हमारे साथ चल रहे हैं या संसाधनों का जब तक हम उपयोग कर रहे हैं तो हमारा जीवन भी बिल्कुल अलग तरीके से यह कह सकते हैं सुखमय पूर्वक निकलेगा। और जिस दिन संसाधन समाप्त हो जाएंगे उस दिन हमारा जीवन की रूपरेखा भी बदल जाएगी। आपका ये पहला लेसन जो था संसाधन एवं विकास, कक्षा 10 में भूगोल से संबंधित था, भूगोल विषय से, ये आज आपका पूरा हो गया, कंप्लीट, क्लियर, ठीक।